जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं ओमकार चौधरी जी, जिनको आप उनके चैनल्स पर देखते हैं, ओसीएन नेटवर्क और ओमकार चौधरी शो। हमारे शो पर मौजूद हैं, स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। नमस्कार ओमकार जी। वैसे आप भारत की राजनीति पर तो बहुत ज्यादा गहन विश्लेषण आपका काफी पॉपुलर है, लेकिन अगर पाकिस्तान के पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहें, क्योंकि सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग बनी हुई है पिछले एक महीने से तो बहुत ज्यादा, क्योंकि इमरान खान की जो गुमशुदगी है, उनका जो एक्सेस नहीं मिल पा रहा उनके परिवार और उनके पार्टी लीडर्स को, और जो केपी के सीएम है सुहेल अफरीदी, उनका सिट इन प्रोटेस्ट, और पार्टी के लीडर्स उनके पार्लियामेंट से लेके मतलब जो पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में इमरान खान की गुमशुदगी को लेकर हंगामा बना हुआ है, और पाकिस्तान की तरफ से कोई क्लियर उस पर कुछ क्लैरिटी मिल नहीं पा रही है। उनके बेटे, उनकी बहनें, सब लोग हैं, और इसी सब के चलते जो आसिम मुनीर का प्रमोशन यूएस का नोटिफिकेशन भी आना है, और जरदारी ने जो इमरजेंसी सत्र है वो भी बुलवाया दोनों हाउसेस का, और शहबाज शरीफ दौड़ते दौड़ते पाकिस्तान वापस आए हैं, और केपी में उन्होंने सेक्शन 144 भी लगा दिया है। तो ये हालात जो बने हुए हैं, ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए आपको क्या नजर आ रहा है? पाकिस्तान में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या भविष्य पाकिस्तान का है? देखिए, बात ऐसी है कि जो कुछ इस समय रावलपिंडी में चल रहा है जेल के सामने, और जिस तरीके से उनकी बहनें लीड कर रही हैं एक तरीके से पूरे प्रोटेस्ट को, और अलग अलग जगहों से जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी पहुंचने वालों की तादाद है, जो व्हीकल्स हैं उनकी संख्या भी अगर देखें तो इसमें तो अंबर जी किसी को कोई शक शुबा है नहीं कि इस समय पाकिस्तान में सर्वाधिक अगर कोई लोकप्रिय नेता है तो वो इमरान खान ही है। और जब ये चुनाव हुए थे उस समय भी ये क्लियर ही था कि इमरान खान सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, और उनकी पार्टी को अगर वैधानिक तरीके से चुनाव लड़ने दिया जाए तो उनको सत्ता में वापसी से कोई रोक नहीं सकता है। प्रधानमंत्री इमरान खान बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, लेकिन कोई दूसरा आदमी भी बन सकता है, इसमें भी किसी को दो राय नहीं थी। लेकिन मिलिट्री, खास तौर से आसिम मुनीर, ये नहीं चाहते थे कि उनकी पार्टी का भी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने या वो सत्ता में आए। और इमरान खान का तो खैर छोड़ ही दीजिए, इमरान खान से तो उनके जिस तरह से 36 के आंकड़े हैं वो जग जाहिर है। वो सभी जानते हैं कि किस तरह की दोनों के बीच में खींचातानी है। और आज इमरान खान अगर इतने समय से जेल में बंद रखे गए हैं और अब उनके परिवार को भी एक्सेस नहीं है कि वो उनसे जाकर के मिलें, तो दो तीन बातें हैं। एक ये कि कुछ तो ऐसा घटा है इस बीच कि इमरान खान से उनके परिवार वालों को नहीं मिलने दिया जा रहा है। कहीं तानाशाह आसिम मुनीर को ये डर तो नहीं है कि जो कुछ घटा है वो दुनिया जान लेगी और पाकिस्तान भी जान लेगा, और उनके समर्थक भी, उनके परिवार के लोग भी जान लेंगे। कुछ तो घटा है जिसकी पर्देदारी है और जिसको छुपाने की चेष्टा हो रही है। दूसरी बात, जो पाकिस्तान के विश्लेषक हैं, वहाँ की राजनीति को बहुत बारीकी से देखते समझते रहे हैं, उनका कहना ये है कि इस समय पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बहुत ही खराब है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो या दूसरे फ्रंट हो, उन मोर्चों पर यह मौजूदा सरकार, शहबाज शरीफ तो कठपुतली प्रधानमंत्री हैं, तो शासन तो इस समय आसिम मुनीर का ही है, और तमाम तरह की ताकतें और शक्तियां भी उन्होंने अर्जित कर ली हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। बस नोटिफिकेशन जारी होना है, उसमें थोड़ी देरी है। मुझे लगता है कि वो नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा जब शहबाज शरीफ को ये एश्योरेंस मिल जाएगा आसिम मुनीर की तरफ से कि भाई आपकी सत्ता, यानी आपकी जो ताकत है वो
चलती रहेगी, जारी रहेगी, और आप पर किसी तरह की आफत या तोहमत जो है बाद में नहीं पहाड़ बन के टूटेगी, पत्थर बन के टूटेगी। ये एश्योरेंस उनको मिल जाए तो शायद नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। लेकिन जो पाकिस्तान के जानकार हैं उनका कहना ये है कि जो मूल मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान हटाने और भटकाने के लिए ही ये सब किया जा रहा है। इमरान खान इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे देश में लोकप्रिय हैं, ये आसिम मुनीर भी जानते हैं, ये आसिम मुनीर को ताकत देने वाले भी जानते हैं जो 7 समंदर पार बैठे हुए हैं। आसिम मुनीर या कोई भी ताकत इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेगी कि इमरान खान की हत्या कर दे या कुछ ऐसा कर दे कि उनकी जान पर बन आए, और उसके बाद पाकिस्तान में जो हालात बनेंगे उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए लगता ज़्यादा ये है कि जो मूल समस्याएं हैं पाकिस्तान की, और केवल गरीबी, भुखमरी या लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो महंगाई है, जो अराजकता है, जो मिसरूल है, केवल वही मुद्दे नहीं हैं। अलग अलग क्षेत्रों में, अभी आपने जिक्र किया खैबर पख्तूनख्वा का, उसको देख लीजिए, बलूचिस्तान को देख लीजिए, सिंध को देख लीजिए, गिलगिट को देख लीजिए, बाल्टिस्तान को देख लीजिए, पाक अधिकृत कश्मीर को देख लीजिए। पाकिस्तान के पंजाब सूबे को छोड़कर के बाकी कहीं भी शांति है नहीं। कुछ ना कुछ लगातार प्रदर्शन, धरने, तोड़फोड़, हिंसा, बमबाजी, ये सब चल रहा है। और केपी पिछले कुछ अरसे में सेना के ऊपर हुए हैं, सुरक्षा बलों के ऊपर हुए हैं, और उधर टीटीपी से लेकर के और तमाम जितनी भी ताकतें हैं वो जिस तरीके से सक्रिय हुई हैं, जिस तरह का एक संघर्ष जमीन पर देखने को मिल रहा है, तो ये जो एक्चुअल में दुश्वारियां हैं, ये जो परेशानियां हैं इनके सामने आसिम मुनीर के, ये कोई छोटी मोटी परेशानियां नहीं हैं। एक नेशन के तौर पर पाकिस्तान कभी इमर्ज हुआ है कि नहीं हुआ है, इसी को लेकर के बहस होती रही है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि एक राष्ट्र के रूप में तो वो कभी सामने उभर करके आया ही नहीं। जिस तरीके से हमारे यहाँ देखने को मिलता है, किसी एक स्टेट में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या कोई हादसा पेश आ जाए तो दूसरे राज्य उसकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं, या केंद्र की सरकार तुरंत जो है जो भी टीमें हैं उनको रवाना करके और वहाँ राहत कार्यों को अंजाम देती हैं। हमारी भारत सरकार तो खैर केवल अपने भीतर ही जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनसे नहीं निपटती है, दूसरे देशों में भी, टर्की से लेकर के नेपाल तक और श्रीलंका से लेकर के मालदीव तक, हर जगह जहाँ भी जब जरूरत पड़ती है तो हमारे मदद के हाथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। हम पाकिस्तान को भी ऑफर कर चुके हैं कई मौक़ों पर। ये अलग बात है कि उनकी अना जो है वो इतनी ज़्यादा हाई लेवल पर है जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो वहाँ पर इस समय जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, ये एक ऐसे मोड़ पर आकर के, ऐसे कगार पर आकर के खड़ी हो गई हैं कि यहाँ से कुछ भी हो सकता है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना तनाव होने के बावजूद, इतना अविश्वास होने के बावजूद आसिम मुनीर इस जिद पर क्यों अड़े हुए हैं, या इस पूरे प्रकरण को इतना रहस्य के पर्दों पर क्यों वो जो है ढांपे हुए हैं, क्यों इसको एक रहस्य बना करके रखे हुए हैं। अगर इमरान खान को कुछ नहीं हुआ है तो उनकी बहनों को मिलने दीजिए ना, बाकी को आप एक्सेस मत दीजिए, पर उनके जो उनके परिवार के लोग हैं उनको मिलने का मौका दे दीजिए। लेकिन ये सब नहीं हो रहा है तो फिर शंका के बीज पैदा होते हैं। तो कहने को तो हम पता नहीं कब से कहते आ रहे हैं कि सिविल वॉर की सिचुएशंस पाकिस्तान में हैं, लेकिन अब लग रहा है। और इस समय पाकिस्तान एक्चुअल में
केवल अंदरूनी समस्याओं से और इस तरह के जितने कर्मकांड इस समय रचे जा रहे हैं आसिम मुनीर के द्वारा, उन्हीं से दो चार नहीं हो रहा है अंबर जी। एक नई तरह की चुनौती का सामना भी इस समय पाकिस्तान कर रहा है। अपनी भारत की तैयारियां हैं, वो तैयारियां कब जमीन पर उतरेंगी, कब एक्शन होगा, कह नहीं सकते। शायद पुतिन साहब के नई दिल्ली से वापसी के बाद हो, तुरंत बाद हो। पश्चिमी सीमा पर भी जो इस समय चुनौतियां हैं वो बहुत गहरी हैं, बहुत घनी हैं। जब तालिबान ने वहां कब्जा किया था, उस समय तो जश्न मनाए जा रहे थे पाकिस्तान में, और इनको लगता था कि अमेरिका जिस तरीके से सारा अत्याधुनिक साजो सामान, अस्त्र शस्त्र छोड़ करके अफगानिस्तान में भागा है, तो वो सब काम आएंगे अब कश्मीर पर कब्जा करने के। लेकिन आज तालिबान का सुर ही बदला हुआ है। तालिबान पूरी तरीके से, अगर हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की भाषा में कहें, तो वो तो भारत के सुर में सुर मिला रहा है। और पाकिस्तान आज बिल्कुल चौड़े में खड़ा हुआ है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। लेकिन जो भी स्थितियां परिस्थितियां हैं, इन्हीं के कृत्यों की वजह से है, इन्हीं के कारनामों की वजह से। जी। ओमकार जी, अभी जो अफ़गानिस्तान वासी जो था रहमानुल्लाह लगनवाल, जिसने व्हाइट हाउस के बाहर नेशनल गार्ड्स को निशाना बनाया शूटिंग में, कैश पटेल का स्टेटमेंट आया, उसमें उन्होंने बताया कि ये जो पार्टनर फोर्सेस हैं उनके साथ इसका लिंक नजर आया है, यानी कि इशारा पाकिस्तान की तरफ था। और जो कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो तालिबान स्पोक्स पर्सन, उन्होंने भी इस बात को किया था कि इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, ये आईएसआई द्वारा ट्रेन था और इस्लामाबाद से अमेरिका गया। तो कैश पटेल जिस तरह से इशारा कर रहे हैं, तो क्या इसके बाद से पाकिस्तान और यूएस के बीच में जो एकदम लव अफेयर चल रहा था उसमें कोई दरार आएगी? देखिए, ओसामा बिन लादेन कहाँ से बरामद हुए थे? वो तो एबटाबाद में कैंट एरिया में महफूज थे, अपनी दो तीन बीवियों के साथ, बच्चों के साथ आराम से जिंदगी जी रहे थे। तो बिना पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानकारी के या बिना संरक्षण के वो वहां नहीं रह सकते थे, नहीं हो सकते थे। तो एक छोटी घटना हुई है, ठीक है, व्हाइट हाउस के बाहर हुई है, और एक लेडी ऑफिसर की जान चली गई है। लेकिन पाकिस्तान के इन कारनामों और पाकिस्तान जिस तरह के तत्वों को संरक्षण और ट्रेंड करता रहा, ट्रेनिंग देता रहा, पालता पोसता रहा, उससे क्या अमेरिका अमेरिका अपरिचित है? बल्कि हकीकत तो ये है, जो अलग अलग समय पर वो पता नहीं बिलावल भुट्टो आज कहाँ है, किस दिशा में है। कोई नाम लेवा पानी देवा है नहीं, पिछले कई महीनों से गायब है। और बहुत सारे मीडिया हाउसेस और उनके छोटे पर्दे वो बड़े लाचार से हो गए हैं बिना उनका चेहरा दिखाए हुए। तो बिलावल भुट्टो ने भी, और अतीत में इमरान खान ने भी, और इनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी, ख्वाजा ने भी, इन सब ने ये स्वीकार किया है कि सोवियत संघ के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए जो आतंकवादी हैं वो तो अमेरिका के फंडिंग करने पर ही पाकिस्तानी सेना ने तैयार किए थे, उनको ट्रेंड किया था, उनको ट्रेनिंग दी थी। तो ये किसी से छिपा है क्या? तो एक बार हिलेरी क्लिंटन ने कहा था ना, शायद 2011 में पाकिस्तान के दौरे पर आई थी, उन्होंने कहा था कि आप सांप पालोगे तो ये आप ही को डसेंगे। पर ये सांप पालने का के लिए उनको दूध पिलाने के लिए फंड किसने किया था? अमेरिका ने किया था, और तब तो सोवियत संघ को डसने के लिए तैयार करवाया था। तो उसके बाद अगर कोई अफगानी नागरिक, और जो अभी तक की जो जांच पड़ताल में चीजें सामने आई हैं वो ये है कि जिसने फायरिंग की है अफगानी नागरिक ने, ये जो अमेरिकन ट्रूप्स अफगानिस्तान में लड़ रहे थे उनके साथ भी रहे हैं, ये अफगानी सेना का हिस्सा भी रहे हैं, जी, यूएस फोर्सेस आईएसआई के के साथ काम किया है। काम कर चुके हैं, 2021 से अमेरिका में हैं।
अपने बीवी बच्चों के साथ अमेरिका में रहते हैं। तो ये तो जांच का विषय है कि ये उसने किया है या करवाया गया है, और करवाया गया है तो फिर इसके पीछे की नीति और रणनीति और कुटिल नीति क्या है, ये भी जांच का विषय है। लेकिन बहुत सारी चीजें अमेरिका में इस समय हो रही हैं, और फिर वो रहस्य के पर्दे के पीछे गर्द कर दी जाती हैं, दबा दी जाती हैं, छुपा दी जाती हैं। चार्ली किर्क जो अमेरिकी राष्ट्रपति के क्लोज थे बहुत, जिनको राष्ट्रवादी कह करके प्रचारित प्रसारित किया जाता था, और वो किस तरह के राष्ट्रवादी थे ये भी अब सबके सामने आ चुका है। तो उनकी जो हत्या हुई थी, और एक रॉबिन्सन 48 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार हुआ था उसकी हत्या के आरोप में, उस रॉबिन्सन के बारे में आज कोई नहीं जानता है, या उसका क्या किया है, क्या हुआ है, क्या किन धाराओं में मामला चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या है। और बहुत सारी चीजें हैं वहां पर, बहुत गड्ढ-मड्ढ है। कुछ डीप स्टेट अलग, सीआईए अलग, ये सब अपने अपने खेल करते रहते हैं, करवाते रहते हैं। क्यों करवाते इनफैक्ट हैं ये? एफबीआई में भी इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, अलग अलग कौन से कहाँ पे क्या चल रहा है किसको खबर भी नहीं होती है, कौन क्या अच्छा, कर रहा है। पेंटागन क्या कर रहा है और यूएस स्टेट क्या कर रहा है, इसमें भी बड़े अंतर विरोध देखने को मिलते हैं। ट्रेड डील को लेकर के जिस तरह की बयानबाजी नवारो से लेकर के बेसेंट और तमाम दूसरे लोग वहां पर भारत के खिलाफ करते आए, लेकिन पेंटागन क्या कर रहा था? वो हमारे साथ डिफेंस डील की तैयारी कर रहा था। तो अमेरिका में वो हमारे यहाँ तो दो मुंहे सांप कभी कभी देखने को मिलते हैं, वहाँ कई मुंहे हैं, और वो कब क्या कर रहे होते हैं किसी को पता भी नहीं चलता है। तो इसी तरीके से इस एक वो अफगानी जिनके नागरिक बचपन में श्री कृष्णा देखते थे, उसमें बहुत सारे मुंह वाला आता था अजगर, वो समुद्र में जो बस वैसा ही कुछ नजर आ रहा है ये। हाँ, तो अमेरिका में वो कहते हैं ना कि भोले की बारात में जो है वो सब भूत पिशाच और सब शुक्र शनिचर जो भी है सब अपना कूद फांद रहे थे और जा रहे थे। तो वही हाल इस समय अमेरिका का हो रखा है। पता नहीं चलता कि कौन घटना के पीछे कौन है, कौन क्या करके निकल लिया, और उसके बाद फिर उसको दबाने की कोशिशें होती हैं, छुपाने की कोशिशें होती हैं। वहाँ वही सब चल रहा है। तो ये अगर अफगानी नागरिक कोई, और इसके बारे में एक और जानकारी ये मिली थी बीच में, पता नहीं उसकी पुष्टि हुई कि नहीं हुई, कि ये तालिबानियों के खिलाफ काम करता रहा है, जो मौजूदा तालिबान इस्टेब्लिशमेंट इस समय वो तो बात सत्ता में। इसी से ओमकार जी सत्यापित हो जाती है कि अगर वो यूएस फोर्सेस के साथ था तो ऑफ कोर्स तालिबान के अगेंस्ट ही काम कर रहा था ना, तो बिल्कुल। तालिबान के साथ थे। तो अब आईएसआई ने उसको ट्रेंड किया था या किसने किया था? आईएसआई का तो नाम होता है, पाकिस्तानी फौज ही ट्रेंड करती ऐसा है ऐसा ऐसे काम सिपाही को। के लिए ही काम करती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखिए क्या होता है जी। अब पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं इमरान खान को लेकर, और केपी में और ये सारी चीजें, सेक्शन 144 और गवर्नर रूल लगाने की बात हो रही है, ये सत्र भी हो रहा है, और इमरान खान सॉरी आसिफ मुनीर को लेकर जो वो सीडीएफ बन रहे हैं, यूएन ने भी फटकारा है, सवाल उठाए, तो कहीं ना कहीं हल्की सी टालमटोल नजर आ रही है। शहबाज शरीफ जो है उनको ये संशय है कि कहीं ये होते ही सबसे पहले मेरा ही नंबर ना लगे। तो क्या आसिम मुनीर के सत्ता में सबसे ऊपर एकदम वो इम्यूनिटी पाते ही क्या शहबाज शरीफ की कुर्बानी होगी, या हम कोई उलटफेर देखेंगे, कुछ बड़ा परिवर्तन एक बार फिर से हमें पाकिस्तान में नजर आ सकता है क्या? शहबाज से ज्यादा नवाज शरीफ इस समय आशंकित हैं, क्योंकि नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज इस समय पंजाब पाकिस्तान की चीफ मिनिस्टर हैं। उनके छोटे भाई प्रधानमंत्री हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि आसिम मुनीर को एब्सोल्यूट पावर मिले। मतलब इनके पास राष्ट्रपति के पास जो अब तक परमाणु एसेट्स का बटन था वो भी इनके हाथ में आ जाए। इनको जिंदगी भर की इम्यूनिटी मिल जाए कि कोई भी आरोप इन पर लगे तो कोई मुकदमा इन पर ना होने पाए। सुप्रीम कोर्ट के सिर पर भी इन्होंने एक बॉडी बैठा दी है,
और सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कि बस आप इस तरह के केसों को सुनिए, जो संवैधानिक मसले होंगे उन पर अब ये जो हमने बॉडी बनाई है ये सुनवाई करेगी। यानी अब तक पाकिस्तान में जिसको कभी किसी को भी अभी तक एब्सोल्यूट पावर नहीं मिली, यानी राष्ट्रपति से ऊपर भी कोई सेना प्रमुख हो सकता है, ऐसी पावर किसी को नहीं मिली। लेकिन आसिम मुनीर वो सारी पावर अगर अपने हाथ में लेना चाहते हैं, और जो हिचक है, तमाम तरह की खबरें आई थी कि शहबाज शरीफ को लंदन बुलाया है नवाज शरीफ ने, और ये शायद कुछ और समय वहां बैठते चुप्पी साध करके कि नोटिफिकेशन जारी ना करना पड़े, पर कुछ तो मजबूरियां रही होंगी जिसके चलते वो अब पाकिस्तान लौटे हैं। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो कहा गया है। वॉशिंगटन से क्या कुछ निर्देश मिले, व्हाइट हाउस से कुछ निर्देश मिले, और अगर इस तरह का पिशाच खड़ा करना चाहता है वॉशिंगटन या व्हाइट हाउस, तो उसके पीछे उसका मकसद क्या है, हेतु क्या है, ये भी ये समझ में सबसे नहीं, बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा ये सवाल है ये, कि आखिर ये भी करना क्या समझ में चाहते नहीं आ रहा है कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान पर भारत पर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए ये सब किया जा रहा है? तो शायद भारत के बारे में, भारत की ताकत के बारे में, और जो भारत के पास इस समय ब्रेन बैठा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर से लेकर के एस जयशंकर साहब, तमाम लोग, उनके बारे में उनको अंदाजा ही नहीं है। और जो मैंने अभी जिसका इशारा किया था कि भारत की तैयारी पक्की है, मुकम्मल है, न केवल पश्चिमी सीमा पर बल्कि पूर्वी सीमा पर भी। इस समय जिसको चिकन नेक कह कर के मोहम्मद यूनुस बीजिंग में कुछ कुछ कह कर के आए थे चीन के कान में कि हम आपको एयरफील्ड दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और उसके बाद जिस तरीके से मिर्जा से लेकर के कई जर्नल्स की ढाका की विजिट हुई हैं, तो उसको लेकर के भारत ऐसा नहीं है कि वो शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन नीची करके और टांगों के बीच में दिए चुपचाप बैठा हुआ है। भारत ने 3 रणनीतिक और सामरिक क्षेत्रों में, जो चिकन नेक से बहुत दूर नहीं है, वहां पर सेनाएं तैनात कर दी हैं। अपनी रणनीतिक अप्रोच को बहुत मजबूत सुदृढ़ कर दिया है। किसी भी समय अगर जरूरत पड़े तो 24 घंटे का काम है ढाका को उल्टा टांगने के लिए। 24 घंटे में ये काम भारत की सेनाएं कर देंगी, बस उसको आदेश मिलने की देर है। और जो आसिम मुनीर ने कहा था कि नहीं, हम ईस्ट फ्रंट से इस बार भारत को सबक सिखाएंगे या भारत पर अटैक करेंगे, तो जिस तरीके से ढाका के दौरे करवाए गए हैं, किए गए हैं, और जिस तरह उनके दूसरी जगहों पर भी उनके मूवमेंट देखने को मिले, और कुछ अमेरिकन ट्रूप्स भी वहां देखे गए थे, तो उसको लेकर के भारत बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो उसकी उपेक्षा कर रहा है, बल्कि भारत ने जिस तरीके से ट्रेड डील पर और 50% टैरिफ से उबरने के लिए प्रयास किए हैं, उपाय किए हैं, रास्ते खोजे हैं, उसी तरीके से भारत दो तरफा, बल्कि मैं कहूँगा 3 तरफा युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है, और तैयार है उसके लिए। हमारे डिफेंस मिनिस्टर के आप बयान देख लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री के देख लीजिए, हमारे सेना प्रमुख, हमारे सीडीएस के बयान देख लीजिए, तो हम एक ही युद्ध में, वो 2 तरफा हो 3 तरफा हो, हम अपने पड़ोसियों की कमर तोड़ने के लिए तैयार हैं इस बार। और इस बार शायद उठ नहीं पाएगा। पिछली बार तो घुटनों पर आया था पाकिस्तान, इस बार उठ नहीं पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। ये हाल इस बार पाकिस्तान का होगा। तो ये संकेत, संदेश दिए भी गए हैं, लेकिन जो दुम टेढ़ी होती है वो कभी सीधी होती नहीं है, तो ये भारत को भी पता है। जी, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि दुम कितनी वर्ष भी रखो पाइप में, लेकिन वो बाद में निकालो तो टेढ़ी निकलती है। वही हाल पाकिस्तान का। लेकिन हम रिपोर्ट्स जो मिल रही हैं कि भारत जो है 2 फ्रंट से रेडी है, और हमने देखा भी ईस्ट और वेस्टर्न दोनों ही फ्रंट पर एक्सरसाइजेज़ हमने देखी। पूर्वी प्रचंड प्रहार हो, त्रिशूल हो, प्रचंड और
पूरे ही हमने देश में इनफैक्ट मॉक ड्रिल तो सारी जिस तरह की तैयारियां देखी हैं, राजनाथ सिंह जी का बयान देखें, उन्होंने सारी इन तैयारियों के बारे में बताया। प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो लगातार आईजीज और डीजीपी सबके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, जिस सबसे संकेत मिल रहे हैं कि भारत तैयार है। क्या पाकिस्तान इस खतरे को भांप रहा है और कहीं ना कहीं इसीलिए वहां पर उथल पुथल मची हुई है और चीजें डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है? नूर खान एयरबेस पर कुछ विमान चीन के भी उतरे हैं, टर्की के भी उतरे हैं, कुछ साजो सामान अमेरिका से भी आया है। तो शांति से तो वो भी नहीं बैठे हैं, तैयारी तो वहां भी हो रही है। अब उसमें क्या आया होगा? कुछ ड्रोन्स व्रोन्स आए होंगे, कुछ इस तरह के साजो सामान आए होंगे जिनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि उसको हवा में ही तिनकों की तरह हमने बिखेर दिया था। तो इस बार भी हमारी तैयारी पूरी है, और पर तैयारी इस बार पाकिस्तानी केवल जर्नलिस्ट अहमद नूरानी, उन्होंने भी इस बार उनका एक मैंने क्लिप देखा, उसमें उन्होंने एक्सपोज किया, एक्सेप्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पूरी तरह से पाकिस्तान की हार लगाई और S-400 ने चिड़िया का पर भी नहीं मारने दिया। तो अब तो हाँ, पाकिस्तान की तरफ से तो ये सारी चीजें एक्सेप्ट की जा रही हैं। हमारे जो वेस्टर्न कमांड के कमांडर हैं कटियार साहब, उनका बयान आया था अभी पिछले हफ्ते, और उन्होंने कहा था कि शायद पाकिस्तान तब मानेगा कि वो हारा है जब उसके बड़े भूभाग पर हम कब्जा कर लेंगे। और इस बार जो पूरे वेस्टर्न एरिया में जो अभ्यास हुआ है, इसमें एक अभ्यास ये भी था, क्योंकि जो अभी 4 दिन का ये युद्ध समझ लीजिए, झड़प समझ लीजिए, कार्रवाई समझ लीजिए, ये तो केवल ब्रह्मोस से या जो हमारे विमान थे उनके जरिए हुई है। जमीन पर लड़ाई तो मुझे लगता है कि 71 के बाद हुई नहीं। करगिल में समझ लीजिए, करगिल में भी जमीन की लड़ाई थी, जिसमें हमारे 527 सैनिक और अधिकारी मारे गए थे, शहीद हुए थे। तो इस बार जमीन की लड़ाई के लिए भी अभ्यास हुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये, और जो राजनाथ सिंह साहब का बयान था कि आज सिंध पाकिस्तान में है, कल क्या पता कि भारत का हिस्सा हो। तो केवल सिंध नहीं आएगा अंबर जी, सिंध के साथ बलूचिस्तान भी आएगा। और उसके बाद क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके ये सब भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रह जाएंगे। और इस बार ये बातें कहने की नहीं होती हैं, प्रचारित करने की नहीं होती हैं, लेकिन जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, सेना अपने पैरों पर खड़े होने के लायक बचेगी नहीं पाकिस्तान की। इस बार रावलपिंडी का जो इनका हेडक्वार्टर है और जहां जहां इनके कमांड हैं, उनको भी निशान, पिछली बार एहतियात बरते गए थे। हमारे सेना प्रमुख द्विवेदी साहब ने कहा था कि पिछली बार हमने कुछ एहतियात बरते थे, इस बार एहतियात नहीं बरतेंगे। इस बार इनको किसी लायक छोड़ेंगे ही नहीं। पिछली बार तो इनके रडार, इनका एयर डिफेंस सिस्टम वो सब अंधे कर दिए थे। इनको पता ही नहीं चल रहा था कि भारत का कौन सा लड़ाकू विमान कहाँ उड़ रहा है, कौन सी मिसाइल कहाँ आ रही है, कहाँ के लिए जा रही है। इस बार पूरी तरीके से नेस्तनाबूद होगा। बिल्कुल। और पाकिस्तान तो बेचारा वैसे ही नास्त नाबूद है, उसको क्या किसी मरे को मारे, लेकिन ये मरा हुआ भूत जो है बहुत तंग करता है। जब तक कहते हैं ना भूत को सही से उसका दाह संस्कार करके उसको सही उसकी पूरी क्रियाक्रम न किया जाए, तब तक इस तरह से आत्माएं भटकती रहती हैं। तो लग रहा है कि पाकिस्तान का पूरा सही से क्रियाक्रम करने का वक्त आ गया और भारत सरकार की तो तैयारी पूरी है, लेकिन पाकिस्तान जो खुद ही अपने क्रियाक्रम की तैयारियां अपने आप ही कर रहा है, जो कुछ पाकिस्तान में घटित हो रहा है। ओमकार जी, आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।